महज 12 मिनट रात के घोर अंधेरे में पाकिस्तानी रडार से बचते हुए 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के नियंत्रण रेखा पार करने पर वास्तव में क्या हुआ। आइए देखें कि उन कुछ मिनटों में इतिहास कैसे बदल गया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे था महीने दर महीने की योजना, नेटवर्क और गुप्त समर्थन। इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा है जैश-ए-मोहम्मद। ये संगठन 2000 में बनाया गया था। इसके संस्थापक मसूद अजहर 1999 में भारतीय जेल से रिहा हुआ। IC 814 के अपहरण के बाद तब से उन्होंने एक शक्तिशाली उग्रवादी संगठन बनाया। पुलवामा हमले के लिए एक स्थानीय युवक को चुना गया है। उसका नाम है आदिल अहमद डार, कश्मीर के मूल निवासी जो धीरे धीरे कट्टरपंथी बन गए हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ये हमला योजनाबद्ध था, छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित। पूरी योजना किसी को पता नहीं थी। प्रत्येक समूह केवल अपना अपना कार्य जानता था। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक माना जाता है कि इसे स्थानीय स्तर पर एकत्र किया जाता है और ये संयुक्त है, गुप्त रूप से। लेकिन सिर्फ स्थानीय समर्थन नहीं, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। जैश-ए-मोहम्मद की विभिन्न शाखाएं पाकिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय। उनका प्रशिक्षण शिविर और परिचालन समर्थन विभिन्न स्थानों से संचालित। फंडिंग ऐसे संगठन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे उग्रवादी संगठनों को विभिन्न स्रोतों से धन मिलता है। दान, कुछ धार्मिक संगठनों या निजी दानदाताओं से, हवाला नेटवर्क, आधिकारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर गुप्त लेन देन, दान निधि का दुरुपयोग और कुछ मामलों में अवैध कारोबार। इसका मतलब है प्रयोग, भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार बंद करना और संचालन करना। कई बार ये नेटवर्क बहुत जटिल है, इससे पूरी श्रृंखला को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पुलवामा हमला भी बस इसी जटिल योजना का परिणाम। स्थानीय भर्ती, सीमा पार मार्गदर्शन और गुप्त फंडिंग, कुल मिलाकर ये जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन ये एक हमला है, न केवल जाली सैनिक मारे गए, इसने बदल दिया पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सैन्य स्थिति। और परिणाम स्वरूप शुरू होता है एक गुप्त बदला लेने की योजना, ऑपरेशन बंदर, जिसकी कहानी इतिहास पहले ही बन चुकी है। 2019 साल की 14 फरवरी, कश्मीर का पुलवामा। सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सड़क पर चल रहा था CRPF का एक बड़ा काफिला, 70 से अधिक गाड़ियां और 2500 से भी ज्यादा जवान। ये काफिला जा रहा था जम्मू से श्रीनगर की ओर। सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन सड़क को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाते हैं हमलावर। एक स्थानीय युवक जो पहले से ही नजर में था, वो कई दिनों से काफिले की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। कब काफिला जाता है, किस रास्ते से जाता है, कितनी गाड़ियां होती हैं, ये जानकारी धीरे धीरे पहुंच जाती है एक बड़े नेटवर्क के पास, जैश-ए-मोहम्मद। फिर शुरू होता है योजना का आखिरी चरण। 14 फरवरी, जब काफिला पुलवामा के पास पहुंचता है, सड़क के एक किनारे एक गाड़ी इंतजार कर रही थी। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। अचानक वो गाड़ी तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ती है। एक जोरदार विस्फोट, काफिले की एक बस पूरी तरह तबाह हो जाती है। चारों ओर फैल जाती है आग, धुआं और मलबा। विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पल भर में 40 जवान शहीद हो जाते हैं। स्थानीय लोग दौड़कर आते हैं। सिक्योरिटी फोर्स क्षेत्र को घेर लेती है। शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। जांच में धीरे धीरे सामने आता है पूरी घटना के पीछे की तस्वीर। ये हमला था एक सुनियोजित हमला, स्थानीय भर्ती, पहले से निगरानी और बाहरी मार्गदर्शन, इन सब को मिलाकर बना ये हमला। सिर्फ इसी एक विस्फोट ने भारत को मजबूर किया एक बड़ा फैसला लेने के लिए, और वही फैसला बाद में ले जाता है ऑपरेशन बंदर, एक बदला जो इतिहास में लिखा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल था, इस हमले के पीछे कौन था। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके को घेर लिया सुरक्षा बलों ने। पहला काम, घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना। टूटी हुई गाड़ी के हिस्से, तबाह हो चुकी बस के टुकड़े और चारों तरफ फैले धातु के टुकड़े, सब कुछ बहुत सावधानी से इकट्ठा किया गया। इस जांच में जुड़ती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फॉरेंसिक टीम कोशिश करती है पता लगाने की विस्फोट में किस तरह के पदार्थ का इस्तेमाल हुआ था। धीरे धीरे एक साफ तस्वीर सामने आने लगती है। इसी समय एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में एक युवक अपनी पहचान बताता है। वो खुद को इस हमले का जिम्मेदार बताता है। उसका नाम आदिल अहमद डार। इस वीडियो को जारी करता है जैश-ए-मोहम्मद। यही था पहला बड़ा सुराग। इसके बाद जांचकर्ता ढूंढने लगते हैं इस युवक का अतीत। वो कहां रहता था, किससे संपर्क था, कब से कट्टरपंथी बना। कॉल डेटा, मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। इस जांच में सामने आता है उसने अकेले काम नहीं किया, उसके पीछे था एक बड़ा नेटवर्क। इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है इस हमले की योजना में शामिल थे जैश-ए-मोहम्मद के कई सदस्य। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम अब्दुल रशीद गाजी रिपोर्ट में लोकल हैंडलर के रूप में उल्लेख किया गया। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर संपर्क के सबूत भी मिलते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ संचार इंटरसेप्ट करती हैं जहां योजना के संकेत मिलते हैं। इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। जांचकर्ताओं को 3 स्तरों पर सबूत मिलते हैं। पहला, लोकल भर्ती। दूसरा, लोकल
सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। तीसरा, बाहरी संगठन के निर्देश और योजना। ये तीनों स्तर मिलकर ही इस हमले को संभव बनाते हैं। फॉरेंसिक सबूत, वीडियो दावा, डिजिटल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इनपुट, सब कुछ मिलाकर भारत सुनिश्चित होता है इस हमले के पीछे है जैश-ए-मोहम्मद। ये अब सिर्फ एक शक नहीं था, ये था सबूतों के आधार पर लिया गया फैसला, और यही फैसला आगे चलकर ले जाता है ऑपरेशन बंदर की ओर, एक प्रतिक्रिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक फैसले का पल था। नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक, एक कमरा जहां आमतौर पर खामोशी रहती है, उसी कमरे में शुरू होती है एक ऐतिहासिक योजना। इस बैठक में मौजूद थे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, बिपिन रावत, BS धनोआ। टेबल पर फैली हुई थी सैटेलाइट तस्वीरें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और संभावित टारगेट्स की सूची। पहला फैसला, इस हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो सीमा के अंदर नहीं होगा। ये था सबसे बड़ा बदलाव। दूसरा फैसला, ये ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त होगा। जितने कम लोग जानेंगे उतनी ही सफलता की संभावना ज्यादा। इसके बाद शुरू होता है टारगेट चयन। इंटेलिजेंस एजेंसियां विभिन्न संभावित जगहों की सूची देती हैं, कहां ट्रेनिंग कैंप हैं, कहां कम नागरिक हैं, कहां हमला करने से संदेश सबसे मजबूत होगा। इन सब विश्लेषण के बाद एक जगह सामने आती है, बालाकोट। इस जगह को चुनने का कारण ये एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था और साथ ही ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसके बाद आता है कैसे हमला किया जाएगा। 3 विकल्प सामने रखे जाते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन, मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आखिरकार चुना जाता है एयर स्ट्राइक, क्योंकि ये तेज, सटीक और जोखिम अपेक्षाकृत कम। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन प्लानिंग, फ्लाइट रूट, टाइमिंग, रडार से बचाव, सब कुछ बहुत सावधानी से योजना बनाई जाती है। कौन सा विमान जाएगा, कौन सा पायलट जाएगा, कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा, हर फैसला लिया जाता है गहन विश्लेषण के बाद। इस पूरे मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन बंदर। प्रधानमंत्री की तरफ से साफ निर्देश था, टारगेट हिट करना होगा, लेकिन अनावश्यक नुकसान से बचना होगा। ये सिर्फ बदला नहीं, ये था नियंत्रित शक्ति का प्रदर्शन। आखिरकार सारी तैयारी पूरी, सभी फैसले लिए जा चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार, एक रात का जहां इतिहास लिखा जाएगा। सीमा पार करके भी हमला कर सकता है ऑपरेशन बंदर, एक ऑपरेशन जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 26 फरवरी 2019, गहरी रात। पूरा उपमहाद्वीप तब सो रहा था, लेकिन आसमान के बहुत ऊपर चल रहा था एक खामोश ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना के युद्ध विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे अपने लक्ष्य बालाकोट। ये ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त था। फ्लाइट पाथ इस तरह तय किया गया था ताकि दुश्मन के रडार पर पकड़ में आने की संभावना कम रहे। विमान थे उच्च तकनीक वाले, सटीक वार करने के लिए तैयार। पायलटों को स्पष्ट निर्देश थे, टारगेट हिट करना है, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान जितना संभव हो टालना है। आसमान के अंधेरे में वे एक एक करके आगे बढ़ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि इससे पहले कई सालों तक इस सीमा को पार कर इस तरह हमला नहीं किया गया था। रडार बीप साउंड। अब सब कुछ निर्भर कर रहा है टाइमिंग और सटीकता पर। टारगेट लोकेशन पहले ही तय कर ली गई थी। सैटेलाइट तस्वीरें, इंटेलिजेंस इनपुट, सब मिलाकर उस जगह को पिन पॉइंट किया गया था। पायलट अपने उपकरण चेक करते हैं, टारगेट लॉक करने की तैयारी लेते हैं। कुछ सेकंड, टारगेट लॉक कर लिया जाता है। सटीक तरीके से बम वार करते हैं, एक के बाद एक वार। पूरा इलाका कांप उठता है, रोशनी और आग से भर जाता है रात का अंधेरा। टारगेट किए गए ठिकाने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये पूरा हमला बहुत कम समय में हुआ, कुछ मिनट, लेकिन वही कुछ मिनट पूरी स्थिति बदल देते हैं। मिशन पूरा होने के बाद युद्ध विमान तेजी से मुड़ जाते हैं। वे कोई और जोखिम नहीं लेते, जैसे आए थे वैसे ही लौट जाते हैं। ये ऑपरेशन बेहद सटीक था। टारगेट हिट किया गया और पायलट सुरक्षित लौट आते हैं। सुबह पूरी दुनिया जान जाती है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है। ये वार सिर्फ सैन्य नहीं था, ये एक शक्तिशाली संदेश था कि भारत जरूरत पड़ने पर सीमा पार करके भी वार कर सकता है। ऑपरेशन बंदर, एक ऑपरेशन जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 26 फरवरी भोर होने से पहले ही पाकिस्तान के आसमान में एक अनजानी बेचैनी फैलने लगती है। अचानक खबर आती है, भारतीय युद्ध विमान सीमा पार कर चुके हैं। पहले कई लोगों को ये बात विश्वास नहीं हुई, क्योंकि ये एक अप्रत्याशित कदम था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। रडार ढूंढना शुरू करते हैं आसमान में किसी असामान्य गतिविधि को, लेकिन तब तक भारतीय विमान अपना काम पूरा कर चुके थे। कुछ ही देर में पाकिस्तान की सेना और सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वे बताते हैं भारत ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, लेकिन साथ ही वे दावा करते हैं इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनके अनुसार बम खुले इलाकों में गिरे, लेकिन वास्तविकता को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। भारत कहता है लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट
किया गया। पाकिस्तान कहता है नुकसान बहुत सीमित है। ये स्थिति दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा देती है। पाकिस्तान साफ कर देता है इस घटना का जवाब दिया जाएगा। उनकी ओर से कहा जाता है वी विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। ये था एक सीधा संदेश कि स्थिति यहीं खत्म नहीं हो रही। अगले दिन की तैयारी 27 फरवरी सुबह पाकिस्तान अपने वादे के अनुसार जवाबी कार्रवाई करता है। उनके युद्ध विमान भारत की ओर बढ़ते हैं। शुरू होता है एक तनावपूर्ण हवाई युद्ध। इस समय पूरा विश्व इस टकराव पर नजर रख रहा था। दो परमाणु शक्तियां आमने सामने। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला पूरी स्थिति को बड़े युद्ध में बदल सकता था, लेकिन आखिरकार स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाता है। इस पूरी घटना में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया थी पहले इनकार, फिर कूटनीतिक संदेश और अंत में सैन्य जवाब। ये एक रोमांचक अध्याय था जहां हर कदम विश्व राजनीति पर प्रभाव डाल रहा था और उसी तनाव के बीच लिखा जा रहा था नया इतिहास। 27 फरवरी जब आसमान में तनाव चरम पर था, दोनों देशों के युद्ध विमान एक ही आसमान में आमने सामने। कुछ ही पलों में स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाने की संभावना बन जाती है। इसी हवाई युद्ध के बीच एक पायलट इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, अभिनंदन वर्धमान। वे अपने युद्ध विमान के साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक समय उनका विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें इजेक्ट करना पड़ता है। वे उतरते हैं दुश्मन देश की जमीन पर। कुछ ही देर में स्थानीय लोग और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वे बंदी बना लिए जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पूरा भारत और पूरी दुनिया इस घटना पर नजर रखती है। भारत में लोग एक ही मांग करते हैं, उसे वापस लाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगता है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस स्थिति पर चिंता जताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं था, ये था दो परमाणु शक्तियों का आमना सामना। आखिरकार एक निर्णय लिया जाता है। पाकिस्तान घोषणा करता है वे भारतीय पायलट को रिहा करेंगे। वाघा बॉर्डर 1 मार्च 2019। हजारों लोग एक पल का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। वे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उनकी आंखों में थकान, लेकिन सिर ऊंचा। ये पल सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं था, ये था एक देश का गर्व, एक देश का सम्मान। पुलवामा से शुरू हुई ये घटना कुछ ही दिनों में एक बड़े टकराव में बदल जाती है। एक तरफ आतंक का हमला, दूसरी तरफ बदले की प्रतिक्रिया, और इस पूरी घटना के केंद्र में था ऑपरेशन बांदर। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, ये था एक संदेश कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ये घटना फिर याद दिलाती है, युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, क्योंकि हर युद्ध के पीछे होती हैं इंसानों की कहानियां, बलिदान की कहानियां और अनगिनत अनजाने दर्द।